सो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सीडीपी की क्लास कर रहे थे, ठीक है, तो सीडीपी की क्लास में आगे आज हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा। और इसके पहले हम लोग ये सब कर चुके हैं ये। और हाँ, इसकी जो हमने पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दी है। जो कल की क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ जो है ये वाली, ये हमने टेलीग्राम पे डाल दी है, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है ये, अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसकी भी आज हम फिर पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारी क्लासेस आप सभी को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और मैथ की क्लास आज 3 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग मैथ की क्लास देख लीजिएगा, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें से। प्रॉब्लम यह है कि मैथ की क्लास ढंग से हो नहीं पाई, क्योंकि सेटअप ढंग से हुआ नहीं था अभी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अब मैंने मेहनत की थी, आधे घंटे से ज़्यादा मेहनत की थी। आधे घंटे की क्लास है वो, ठीक है ना। लेकिन उसमें से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें आप लोग उसको देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें वो सारी चीज़ें फिर मैं उसको कवर करवा दूँगा उसमें, ठीक है ना। तो फिलहाल आज आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग आज देखते हैं आपकी समावेशी शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आज। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। क्या है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा क्या होती है? बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है ना। समावेश का मतलब क्या होता है? समावेश का मतलब एक्सक्लूसिव शिक्षा, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना। समावेश का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भेदभाव के आधार पे क्लासेस नहीं चल रही हों, वहाँ पे सबको सबकी ज़रूरतों के अनुसार वहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद पृथक्करण प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ये देखो यहाँ पे बता दिया, समावेश पृथक्करण प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, ठीक है ना। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों को शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम, अंधत्व, बधिर, विकलांग, बौद्धिक स्तर पर वंचित, संवेदी, मांसपेशी अस्थि या अन्य विकलांग, भाषा बोली कामगार, जातिगत समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करने का सर्वजन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है ना। तो इतने तरह से जो अभी आप लोगों को ये बीच में इतनी चीज़ें मिली हैं, इतने तरह से जो क्या होता है, भेदभाव इस तरह से नहीं होना चाहिए इतनी चीज़ों में। जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक हुए, बोली के आधार पर, काम के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, कोई विकलांग है, हाँ, कोई बहरा है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या है, किसी को पृथक्करण नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर देखना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है फिर। नेक्स्ट कहते हैं थोड़ा सा स्पीड में क्लास चलाते हैं ना, क्योंकि लेट हो जाता है, लंबी क्लास हो जाती है। तो संविधान के 86वें संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्या ये आप लोगों को ये जो है नोट कर लीजिएगा कि 86वें संविधान संशोधन के अनुसार, कौन से 86 86वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। किसमें? भारत के संविधान में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अक्षमता के प्रकार कितने होते हैं। अक्षमता के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1, दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, ठीक है। श्रवण अक्षमता का मतलब क्या होता है? ऑडिटरी, यानी कि जिसको क्या नहीं सुनाई नहीं देता। दृष्टि अक्षमता का मतलब जिसको दिखाई नहीं देता। मानसिक अक्षमता जो कि एक तरह से ये कह सकते हो जिसका दिमाग खराब होता है, जैसे पागलपन, ठीक है। गामक अक्षमता, ठीक है, जिसकी मानसिक अक्षमता में एक ये भी हो सकता है कि जिसकी जो मंद बुद्धि बच्चे, इसको इसमें आ सकता है। और अधिगम अक्षमता, यानी कि जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, सीखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है जिसको,
तो वैसी भी अक्षमता, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के अक्षमता के प्रकार हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीडीएफ डाल दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पीडीएफ का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। अधिगम अक्षमता के प्रकार, क्या अधिगम अक्षमता के प्रकार, तो अधिगम अक्षमता के प्रकार क्या है। नंबर 1 डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये जो आज जो क्लास चल रही है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, और जो मेन चीज़ें हैं और पीडीएफ में फ़िलहाल तो उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो आज क्लास चल रही है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से, किससे, पढ़ने से, ठीक है ना, पठन विकार से है। पठन विकार मतलब पढ़ने से, पढ़ने में कठिनाई, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई। ई एवं का में विभेद नहीं कर पाना, किसमें, ई और का में विभेद नहीं करना। ई को जो बच्चे का पढ़ते हैं, ठीक है ना, ई को का पढ़ना वो क्या है, पठन डिसलेक्सिया में आता है, पठन विकार में आता है, ठीक है। सा और वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। स और वाज में क्या अंतर नहीं समझ पाते हैं, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, सिमिलरिटी जिसमें होती है। दूसरा है लेटर्स रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। लेटर्स को रिवर्स करके पढ़ना, इसमें भी दिक्कत आती है उनको। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। जहाँ सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को गलत ही पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है जो पढ़ रहे हो वही तो लिखोगे ना आप, है ना। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको गलत पढ़ते हैं लेकिन लिखते सही हैं, स्पेलिंग सही होती है उनकी, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत बच्चे क्या होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हैं, यानी उच्चारण अगर आप उसका गलत कर रहे हैं, गलत पढ़ रहे हो तो उसको गलत हो सकता है, आप इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि उसको गलत लिखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है, अप्रेक्सिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह एक प्रकार का शारीरिक विकार है, कैसा विकार है, शारीरिक विकार है। और डिसलेक्सिया क्या था, पठन विकार था, जिसके, और अप्रेक्सिया शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये शारीरिक विकार है, कुछ भी हो सकता है आपके बॉडी में विकलांगता जो होती है। तो अगर आप चल नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, बोलने की भी विकलांगता हो सकती है। अगर मुंह में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। टहलने में अगर पैरों में दिक्कत है, जैसे फॉलिस का अटैक वगैरह हो जाता है लोगों को, है ना, ये जन्मजात ऐसा होता है बच्चों में। तो चलने में, लिखने में हाथ में प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है हाथ अगर काम नहीं कर रहे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न करता है, किसमें, मस्तिष्क के सेरेब्रम में। ये चीज़ याद रखिएगा, किसमें, मस्तिष्क के सेरेब्रम में। तो ये सेरेब्रम जरूर याद रखिएगा किसमें, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, डिस्प्रैक्सिया में देखते हैं। डिस्प्रैक्सिया का प्रकार है, डिस्प्रैक्सिया अप्रेक्सिया का प्रकार है, किसका, अप्रेक्सिया, यानी ये जो ऊपर हम लोगों को वही हम लोगों ने पढ़ा, शारीरिक विकार, इसी का एक प्रकार है। मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, ये भी मस्तिष्क में किसमें, क्षति के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इसमें क्या लिखा हुआ है, हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं हो पाता, किसमें, हाथ और आँखों के बीच में क्या होता है, समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। आँख और हाथ, ऐसे क्या होता है कि हमारी आँखें काम अलग कर रही होती हैं और हाथ काम अलग कर रहे होते हैं, इसके बीच में, जैसे अभी हम लोगों के बीच में क्या है, हमारी आँखें और हमारे हाथों के बीच में बराबर समन्वय स्थापित होता है, ठीक है ना। जिधर हमारी आँखें देखेंगे उधर ही हम अपने हाथ को ले जा सकते हैं, है ना। जिधर हमारा हाथ जा रहा है उधर हमारी अपनी आँखें भी जा सकती हैं, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है जिसे डिससेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। अपेशिया क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। अपेशिया, अपेशिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है। क्या, भाषा एवं संप्रेषण यानी कि बोलचाल, लैंग्वेज की ये डिसेबिलिटी होती है, ठीक है ना। अपेशिया क्या होती है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है। तो इसमें बी नंबर देखते हैं हम लोग, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या, किसमें, मौखिक रूप से सीखने में एवं विचारों में को अभिव्यक्त करने की में समस्या होती है, ठीक। मौखिक रूप से सीख नहीं सकते हैं। मस्तिष्क में विकार प्रकार की क्षति से यह अपेशिया उत्पन्न होता है, ठीक है। मस्तिष्क में भी इसमें भी मस्तिष्क में क्या होता है, विकार होता है, तभी अपेशिया उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये अपेशिया क्या होता है, याद रखिएगा, भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से,
ठीक है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है। डिसफेजिया, डिसफेजिया क्या होता है? डिसफेजिया देख लेते हैं। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, जिनमें बातचीत करने की अक्षमता होती है, जो बातचीत बराबर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो वही होती है डिसफेजिया। क्या होता है? डिसफेजिया। अलेक्सिया क्या होती है? अलेक्सिया, अलेक्सा नहीं होता है, ठीक है ना, अलेक्सा वो दूसरी है। अलेक्सा, हेलो अलेक्सा ये बताओ, हेलो अलेक्सा मेरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो अलेक्सा से ये नहीं पूछना है कि मेरा नाम क्या है, तो ये यहाँ पे अलेक्सिया है। अलेक्सा से ये नहीं पूछ लेना होता अलेक्सा अलेक्सिया क्या होता है वैसे फ़िलहाल वो बता देगी, ठीक है। अलेक्सिया क्या होता है? अलेक्सिया के बारे में देखते हैं। मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। अच्छा देखिए, जितनी भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादातर क्या होता है? मस्तिष्क के अक्षमता के कारण ही होता है। मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम होगी तभी होता है, क्योंकि मस्तिष्क क्या है? हमारी बॉडी का जड़ होती है, ठीक है। जब जड़ में ही प्रॉब्लम है तो क्या है? पूरी बॉडी में विकलांगता कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगी। मस्तिष्क जिस हिस्से में कुछ जिस हिस्सा जिस पार्ट से रिलेटेड है उस पार्ट में विकलांगता आ जाती है। तो हर जगह आप पढ़ रहे हैं मस्तिष्क में क्षति के कारण, ठीक है ना। तो मस्तिष्क की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, इसमें भी पढ़ने में क्षमता। अलेक्सिया में मस्तिष्क के क्षति के कारण, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। क्या? यानी कि देखो, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था पढ़ने में अक्षमता के कारण, ये देख लीजिए आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये डिसलेक्सिया, तो जिसका पठन विकार था, ठीक है ना, जिसका पठन विकार था, क्या था? ये पठन विकार। डिसलेक्सिया में पठन विकार है, ठीक है। और इधर एक ये मिल गया है आपको, ये अलेक्सिया, ठीक है ना। तो अलेक्सिया में भी क्या है? पठन विकार है, ठीक है। अलेक्सिया में भी क्या है? पठन विकार है। लेकिन डिसलेक्सिया में क्या पठन विकार है? जैसे कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है, जैसे का को खा पढ़ना, का को बहुत लोग कुछ अलग अलग पढ़ते हैं ना, ई पढ़ना, जा पढ़ना, इसे हा को ठा पढ़ना। तो इस तरह से जो होती है ना ऊटपटांग का उच्चारण जो लोग करते हैं, तो उच्चारण जो नहीं कर पाते हैं उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। लेकिन अलेक्सिया किसे कहते हैं? अलेक्सिया में पढ़ने का, तो इसको यहाँ से भी समझने की ज़रूरत है, समझ लीजिए। अलेक्सिया वो होता है जैसे जब हम सही से देख नहीं पा रहे हैं, हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम उसको सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो होता है एलेक्सिया। क्या होता है? एलेक्सिया। इस देखो, इसे शब्द में, देखो इधर लिखा हुआ है, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। विजुअल मीन्स क्या? देखना। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। क्या है? अर्जित डिसलेक्सिया। देखो वही आगे ना, डिसलेक्सिया, अर्जित डिसलेक्सिया है। तो और कह रहा है अलेक्सिया के कारण, क्या? अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में क्या? स्थिति में संभव नहीं है। अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलेक्सिया के कारण कौन कौन सी क्या क्या अफेसिया या डिस्ग्राफिया संभव है कि नहीं है, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के बन सकता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने संबंधी अक्षमता, ठीक से नहीं लिख पाना, हाथ हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ या मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ। और डिस्ग्राफिया, देखो ग्राफ मीन्स क्या होता है? ग्राफ मीन्स होता है लिखना। क्या होता है? लिखना, लिखना होता है, ठीक। ग्राफ मीन्स होता है लिखना। तो डिस्ग्राफिया मतलब क्या? लिखने में अक्षमता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जो भी हाथ से ही लिखा जाता है, तो इसलिए हाथ हथेली या उंगलियों संबंधी गड़बड़ियाँ, जो हाथ में कोई प्रॉब्लम है या हथेली में कोई प्रॉब्लम है या उंगलियों में कोई प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है तभी हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो लिखने में जो अक्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? डिसकैलकुलिया, देखो कैलकुलिया मीन्स होता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट ना कर पाना। जहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, डिसकैलकुलिया मतलब जहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में, भाई कैलकुलेशन कहाँ होता है? मैथमेटिक्स में ही तो होता है ना। मैथ में अंकगणित समझने में कठिनाई होती है। कहाँ अंकगणित समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। जैसे नंबर सी, ग्राफिकल, ठीक है, लेक्सिकल,
ऑडियोनॉक्टिक और वर्बल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, इसमें भी क्या होती है, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं डिस्थीमिया। क्या डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, तो इसमें क्या होता है, गंभीर तनाव की अवस्था होती है। गंभीर तनाव की अवस्था तो व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। क्या होता है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। ये देखिए, ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो रट लीजिएगा, ये ज़रूर पूछी जाएंगी, श्योर है, इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा, ठीक है ना। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप लोग जो है ना, आप लोग चाहे जितना कहो, आप लोग करते नहीं है, कुछ मर्जी है आपकी, लेकिन आप लोग बस इतना समझ लीजिएगा, अगर कोई किसी आप लोगों को इतना सब कुछ दे रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट मतलब है कि इतना सारा टाइम, एक आप इतनी सी क्लास देख रहे हैं, ये ऐप क्लास जो आपके लिए बनी है, इसमें बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत टाइम वेस्ट की एक तरह से किया गया, तब जाके ये क्लास तैयार हुई और तब आपको दी जा रही है। ये आपकी थोड़ी देर की क्लास होगी, आधा एक घंटे की, 20 25 30 मिनट की, ठीक है ना, उसमें लेकिन आपको लगेगा 20 25 30 मिनट की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना कर रहे हैं तो कोई उम्मीद करता है आपसे, पैसे भी कोई नहीं ले रहा है, तो इतना तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब खुद भी कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी मर्जी है आपकी, भाई कहने से कोई कुछ नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। इसमें डिस्मॉर्फिया में क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूलन प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। क्या पड़ता है, उसके अधिगम पर पड़ता है। बच्चा क्या करता है, दूसरे लोगों से तुलना करने लगता है कि उसका शरीर का ये अंग ऐसा है तो मेरा क्यों नहीं है, बॉडी उसकी ऐसी है तो मेरी बॉडी ऐसी कैसी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें क्या होता है, इसके अधिगम यानी लर्निंग पर भी प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों की वजह से। समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, ज़रूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है। क्या होता है, सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए है। सही बात है भाई, सिस्टम बच्चे के लिए होता है, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए होता है, ठीक है ना। तो सिस्टम किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है। क्या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के कंपेयर में क्या इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर है। अच्छा, आगे देख लेते हैं BALA, बाला। बाला का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं हम लोग। बाला का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्या, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है ना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, याद रखिएगा इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं, जिज्ञासा ज़्यादा होती है इनमें, चीज़ों को याद रखने की स्मृति अच्छी होती है, ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिनको देखिए जिसका IQ लेवल बेस्ट होता है ना, जैसे एक 140 से ज़्यादा होता है, अक्सर वो लोग गॉड गिफ्टेड ही बोले जाते हैं, उन लोगों को गिफ्टेड चाइल्ड ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि उनकी जो याद करने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, एक चीज़ जो चीज़ याद कर लेते हैं एक बार, वो जल्दी भूलते नहीं हैं वो लोग, उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं सृजनात्मकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सृजनात्मकता पाई जाती है। IQ देखो आ गया वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई, IQ 140 से ऊपर होता है। क्या होता है, IQ 140 से ऊपर होता है। तर्क शक्ति अच्छी होती है। क्या होती है, तर्क शक्ति अच्छी होती है, ठीक है। शब्द ज्ञान विस्तृत होता है, मौलिक चिंतन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मौलिक चिंतन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग PWD यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटी 1995 7 एबिलिटी डिसेबिलिटीज़ हैं। PWD यानी फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत 1995 में 7 एबिलिटीज़ को रखा गया था, डिसेबिलिटीज़ को रखा गया था, ठीक है। तो 7 डिसेबिलिटीज़ को रखा था। 2016 में PWD 1995 को रिवाइज किया गया था, जिसमें डिसेबिलिटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई। 1995 PWD के अंतर्गत जो डिसेबिलिटीज़ रखी गई थी वो 7 थी, लेकिन 2016 में इसको फिर क्या किया गया, रिवाइज़ किया गया, इसमें बदलाव किया गया और टोटल डिसेबिलिटी 7 से बढ़ा के कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई, ठीक है ना, 21 कर दी गई, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी बढ़ गई हैं, 14 बढ़ा दी गई हैं, ठीक है ना। कितनी बढ़ा दी गई हैं, 14 बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है
RPWD 15 जून 2017 में लागू हुआ था। ये याद रखिएगा, RPWD कब लागू हुआ था? 15 जून 2017 से लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, 21 डिसेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। 21 डिसेबिलिटी क्या क्या होती हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे पहला, अंधापन, दृष्टि बाधित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, बहरापन, लोकोमोटर विकलांग, बौनापन, बौद्धिक विकलांग, जीर्ण तंत्रिका संबंधी विशिष्ट लिखने की अक्षमता, मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण भाषा विकलांगता, थैलीसीमिया, ठीक, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया और सिफल सेल रोग। कौन सा? सिफल सेल रोग। इनको याद कर लीजिएगा, ये इनसे क्वेश्चन बन सकता है डिसेबिलिटी में। हो सकता है ऑप्शन में ये पूछा जाए, आई थिंक पूछा जरूर जाएगा कि बताइए कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसी इसमें रख देंगे जो डिसेबिलिटीज़ होंगी, कुछ ऐसी रखेंगे जो नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कौन सी है, या फिर जैसे क्वेश्चन में पूछा गया बताओ कौन सी है, तो हैं वाली बताना है। क्वेश्चन में पूछेगा नहीं है तो आपको नहीं वाली बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है इसके आगे। फिर है मानसिक बीमारी। कैसी? मानसिक बीमारी, ठीक, मानसिक बीमारी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। क्या? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। उसके बाद सेरेब्रम पाल्सी, ठीक है ना। उसके बाद फिर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें बहरापन का विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित। जैसे आजकल देखिए एसिड अटैक आजकल हो जाता है, लड़के जो है लड़कियों पे कर देते हैं, लेकिन आजकल कुछ लड़कियों के ऐसे भी केस आए हैं, कई केस ऐसे भी रहे हैं जिनमें लड़कियों ने लड़कियों के ऊपर ऐसा कर दिया है। देखिए ये सब बहुत ही कायरतापूर्ण काम है, ये सब काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी ख्याल से भी, तो ये सब चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें हैं। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो यार कुछ दूसरा तरीका निकालिए। किसी की लाइफ बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पार पार फिर नेक्स्ट है आपका पार्किंसंस रोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए डिसेबिलिटी के ये जो टाइप्स हैं, ये इस तरह से फ़ोटोज़ दी गई हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं RTE एक्ट 2009। क्या देखते हैं? RT एक्ट 2009। इसके अंतर्गत क्या है? RT एक्ट 2009 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या? RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी बता देते हैं आप लोगों को, बाकी PDF डाल दूंगा, देख लीजिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो ये मस्ट है। 1 अप्रैल 2010 में तैयार कब हुआ? 2009 को, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। और अपवाद क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संविधान का 66वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A को अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। डिसेबल्ड बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष होता है। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होता है। RTE के कुछ महत्वपूर्ण निषेध प्रोहिबिशंस हैं, ठीक। तो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना चाहिए। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। नो एडमिशन फ़ी नहीं लेना चाहिए। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है, ठीक है। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नहीं देनी चाहिए। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, बिना मान्यता का स्कूल नहीं चलाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में BPL EWS छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट प्रावधान है, ठीक है ना। 30:1 बच्चों को, यानी बच्चों रेशियो शिक्षक, यानी इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए। ऐसा क्या है? गवर्नमेंट हमारी कहती है, हमारे जो RTE है वो कहती है, ठीक है ना। तो 30 बच्चों पे एक टीचर होना अनिवार्य है, ठीक है, प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक। उसके बाद प्राथमिक स्कूल के बच्चे, ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में व उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बच्चे के 1 किलोमीटर घर के दायरे में होना चाहिए, और जो यानी कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। कुल मिला के यही बात हुई। दूसरी बात ये हुई, जो उच्च प्राथमिक स्कूल है वो
हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर 1 देखते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 में एक वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय चलना चाहिए, ठीक है। कम से कम 200 दिन स्कूल क्या होना चाहिए, 1 से 5 तक वाला खुलना चाहिए। और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का यानी कि उच्च प्राथमिक के में 220 दिन, लगभग 220 दिन क्या है, विद्यालय खुलना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखो, 1st to 5th का टीचर जो होता है उसको पीआरटी, ठीक। 6 to 10th का टीचर जो है टीजीटी, और 11th to 12th का जो टीचर होता है उसको पीजीटी बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा किस में क्या आता है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। जैसे कि अभी आप लोग क्या है पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मस्ट है। टीजीटी में क्या आते हैं, जो 6 से लेकर 10 तक के बच्चे होते हैं जो टीजीटी में आते हैं, और 11 से लेकर 12 तक के जो बच्चे होते हैं वो पीजीटी में आते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए वहाँ पे है 1 से 5 तक के जो स्कूल होता है, बच्चे होते हैं, उसके लिए 30 बच्चों के लिए एक टीचर अनिवार्य है, ठीक है। 6 से 8 तक के बच्चों में 35 बच्चों के लिए एक टीचर अनिवार्य है। 9 से 10 में सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, और 11 से 12 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, 1 से 5 तक में एक वर्ष से कम से 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। कितने, 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और 6 से 8 तक में एक वर्ष से कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी देखो कितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है किसी को पता ही नहीं होती हैं और ऊट पटांग से चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आप लोग नए टीचर्स बनने जा रहे हैं, भारत का भविष्य हैं, भारत का भविष्य बदलने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भारत को अब और अच्छा बनाना है, विकासशील से विकसित की ओर ले जाना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा से सब आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छा करिएगा और आप लोग सभी लोगों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए। कितने, एक शिक्षक को सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए, जिसमें शिक्षण सामग्री प्रिपेयर का समय भी सम्मिलित है। यानी कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना चाहिए, जिसमें अगर वो कोई शिक्षण सामग्री प्रिपेयर कर रहा है कि बच्चों को आज ये बताना है तो उससे पहले कुछ प्रिपेयर करना, तो वो भी जो टाइम है वो भी इसी 45 घंटे में ऐड है, ठीक है ना। अबव 150 चिल्ड्रंस इक्वल्स टू 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर। 150 अगर बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे 5 टीचर और एक हेड टीचर, यानी कुल मिला के कितने टीचर्स होने चाहिए, 6 टीचर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 150 पे 6 टीचर्स होने चाहिए, जिसमें से 5 टीचर होंगे, एक हेड टीचर होगा, यानी जिसको हेड मास्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। यार क्लास बहुत लंबी हो रही है, मुझे लग रहा है बहुत लेट हो रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं, हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005 की जो है उसके अनुसार देख लीजिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा सा बता दे रहे हैं। क्लास बहुत लंबी हो रही है, लगभग आधे घंटे क्लास हो चुकी है। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक के केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो, क्या एनसीएफ 2005 से कहता है स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान में 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में भी किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। किसके, प्रोफेसर यशपाल की। ये मस्ट है, इसको याद रखिएगा। ये सारा ही मस्ट है जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत हो गया यार, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को क्या है, रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोट में क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं हम लोग। नोट में क्या दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट बेस्ड। यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चों को ज़्यादा भार नहीं देना है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देना, बहुत ज़्यादा वर्क करवा देना है, तो ऐसा नहीं है। बिना भार के पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में ज़्यादा है, काम कम करवाया जाए, ठीक, काम कम करवा के ज़्यादा समझाया जाए,
ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाए। NCF 2005 5 विधियों पर जोर देता है, क्या? करके सीखने पर, लर्निंग विद डूइंग, ठीक है, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि यानी टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि यानी ग्रुप लर्निंग, और मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड। ये 5 चीज़ें जो हैं ये मस्ट हैं, इन चीज़ों को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा। NCF 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है ना। तो NCF 2005 के एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। NCF के अनुसार अंग्रेजी सिखाना एक उद्देश्य बहुभाषा होनी चाहिए, बहुभाषा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बहुभाषावाद होना चाहिए उसमें, ठीक है। NCF 2005 के अनुसार करके सीखने पर बल देता है। NCF 2005 किसके? करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग पे NCF 2005 क्या देता है? बल देता है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। नंबर 1 क्या प्रभावित होता है? पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण, पुरस्कार एवं दंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, बाद में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है हमारा? समाजीकरण की इकाइयाँ। समाजीकरण की इकाइयाँ, परिवार यानी फैमिली है समाज में, विद्यालय आता है समाज में, अध्यापक आते हैं समाज में, मीडिया आती है समाज में। बच्चे के समाजीकरण के मुख्यतः 2 प्रकार की एजेंसियाँ हैं। कौन सी की? 2 प्रकार की एजेंसियाँ। कौन सी? सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी जहाँ बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, कैसे? परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, इन सारी चीज़ों में बच्चे पे क्या होता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है? पैसिव एजेंसी, ठीक है, बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसे पैसिव एजेंसी कहते हैं, निष्क्रिय एजेंसी। पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इसमें बच्चे पे सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का प्रयोग करना उचित समझेंगे, ठीक है। कैमरामैन की जगह पे कैमरा पर्सन की प्रयोग करना उचित समझेंगे। तो कैमरामैन की बजाय क्या करना है? कैमरा पर्सन। चेयरमैन की जगह पे चेयर पर्सन बताना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है ये भी देख लेते हैं हम लोग इसी समय, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डीवी थे। कौन थे? जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। इसमें बच्चों के नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज़ एवं प्लान किए जाते हैं। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक एवं सीखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजूभाई बधेका को दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधान करके, देखो यहाँ ऊपर वाले में करके सीखने पर जोर दिया जाता है, किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा पे करके सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। प्रगतिशील विद्यालय कब खोले गए थे? 1896 में खोले। देखिए सब मस्ट है, इसमें कुछ बेफजूल नहीं है, ठीक है ना। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल व चिंतन सीखे, ठीक है ना। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे, क्या? वर्तमान जीवन के लिए संपूर्ण रूप से। देखिए क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, पास होने के लिए सीखते हैं, नहीं, जीवन के लिए सीखो, समाज के लिए सीखो, कुछ जीवन समाज में कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ करना है, इसके लिए सीखो, सीखने के लिए सीखो, ठीक है ना। इसके लिए नहीं कि मुझे बस मार्क्स अच्छे लाना है, इसके लिए सीखना है। बच्चों को इसी तरह मोटिवेट करना है, अपने बच्चों को जहाँ भी आप पढ़ाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक ने टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है, क्या? भगवान मानना गलत है, यह एकमात्र साधन का प्रकार है, ठीक है। दूसरे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अधिगम एक सामाजिक, सक्रिय और लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर एक स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत प्रत्यय, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव न्यू कॉन्सेप्शंस कहा जाता है। क्लासरूम डिस्कशन से इन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। क्या बताया? त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। किसने? जॉन डीवी ने बताया है। तो जॉन डीवी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बताया? शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षक स्वतंत्र चर, बालक आश्रित चर और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर। ठीक है ना, ये किसने बताया? जॉन डीवी ने बताया। भाषा क्या होती है? भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती है। भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक होती है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, भाषा का स्वभाव एवं क्रम, भाषा का स्वभाव मनोवैज्ञानिक क्रम। ठीक है, और मॉन्टेसरी के अनुसार। अभी देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? सुबोपली, सुबोपली, ये याद रखना। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, ये क्रम है। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में पूछता है कि मनोवैज्ञानिक भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम बताइए। तो सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है ना, एल एस आर डब्ल्यू मॉन्टेसरी के अनुसार। मॉन्टेसरी ने क्या कहा था? मॉन्टेसरी ने कहा सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, पढ़ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। 35 मिनट की क्लास हो चुकी है बच्चों। तो अभी जो है थोड़ा समय है, बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है ना, तो देख लिया हमने। अब आगे हम लोग देखते हैं चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या कहते हैं? चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे। क्या मानते थे? चॉम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते। क्या होते हैं? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जैसे जैसे क्रंदन यानी रोना, सांकेतिक इत्यादि। ठीक है ना, चॉम्स्की इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, बच्चे भाषा सीखने के क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। भाषा के भाग एवं रूप। ठीक है, देखते हैं। स्वनिक। ठीक, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है क्या? स्वनिक। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है क्या? स्वनिक, स्वनिम, सॉरी स्वनिम। क्या है? स्वनिम है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम यानी फोनिम। ठीक है ना, फोनिम जिसको कहते हैं फोनिम। तो ध्वनि की सबसे छोटी टाइप फोनिम, जैसे आ, का, चा, जा, फा इत्यादि। ठीक है ना, उसके बाद रूपिम, रूपिम यानी मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम देख लेते हैं। शब्द का छोटा रूप होता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, शब्द का सबसे छोटा इकाई रूपिम। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं? वाक्य यानी सिंटैक्स, विन्यास, भाषा के नियम, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब क्या है? वाक्य यानी सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट में। ठीक है ना, इनकी मदद से क्या होता है? सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। जैसे शब्द का रूपिम क्या है? रूपिम, पेन, कॉपी, राम इत्यादि जो हैं ये क्या है? रूपिम है, मॉर्फिम है। ठीक है ना, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम है, और ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जल्दी बढ़ते हैं हम लोग। सेमेंटिक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ। मोहन के पास एक पुस्तक है, ये क्या है? सार्थक अर्थ है, इसका अर्थ निकल रहा है। मोहन के पास एक पुस्तक, मोहन के पास है एक पुस्तक, इसका ये क्रम में नहीं लिखा हुआ है, इसका ढंग से अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अर्थ क्या है? ढंग से अर्थ जो क्रम में, ढंग से, क्रम में बाकायदा क्रम में लिखा हो, ढंग से लिखा हो। ठीक है, अरेंजमेंट ढंग से हो, उसे ही मेन वही सही होता है। ठीक है ना, उसके बाद CRT देख लेते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, इसमें फिक्स्ड % मार्क्स होता है। क्या होता है? जैसे एग्जांपल 33%, 60%। ठीक है ना, NRT क्या होता है? इसमें नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। ठीक है ना, जैसे एक दूसरे से हाई स्कूल, जैसे KVS DSB मेरिट बेस्ड। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? जैसे CTET में क्या होता है? CRT होता है, और इस KVS और DSSB में मेरिट बेस्ड होता है। क्या होता है? मेरिट बेस्ड होता है। तो इसमें NRT होता है। क्या होता है? NRT होता है। देखो, इसमें CTET वगैरह में क्या होता है? एक क्राइटेरिया होता है कितने % मार्क्स लाना है, बस, और कुछ नहीं। जैसे 80% लाना है, 90% लाना है, 82%। देखो 90% लाना होता है ना, तो 90% और 82% है ना, तो ये होता है। बस इतना आ गया आपको तो आप पास हैं। ठीक है ना, आपका ठीक है। लेकिन DSSB में क्या होता है और KVS में क्या होता है? इसमें मेरिट बेस बनता है, मेरिट बनती है। जो जिसकी मेरिट अच्छी होती है वो सिलेक्शन उसका हो पाता है। तो ये क्या होता है? जहाँ पे मेरिट बेस होता है उसको NRT कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। और जहाँ पे
केवल परसेंटेज एक फिक्स परसेंटेज होता है, वहाँ पे CRT बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है, यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां, क्या कमियां, इन सभी जानकारी पोर्टफोलियो को संचित रखता है। देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो ये होता है कि जैसे आपके स्कूल में बच्चे हैं, अभी तक तो ऐसे ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन अब आप लोग सीख लीजिए, अब आप लोगों को ऐसा करना है आगे अपने आने वाले बच्चों जो उनको आप पढ़ाएंगे। पोर्टफोलियो होता है जैसे आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों की एक अलग अलग फ़ाइल बनती है कि उन फाइल्स में बच्चों की जानकारियाँ लिखी जाती हैं कि बच्चे में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, बच्चे में क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, ठीक है ना, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा शारीरिक रूप से कैसा है, बौद्धिक रूप से कैसा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बच्चे का एक फ़ाइल में लिखा जाता है, वही होता है पोर्टफोलियो। और जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वही पोर्टफोलियो आगे वाले टीचर्स को बढ़ाई जाती है, बच्चा उसी फाइल को पढ़ के समझ पाता है कि बच्चा कैसा है, उसके साथ फिर वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिंग जेंडर। जेंडर एक सामाजिक सोशल संरचना है, सेक्स एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है, ठीक है। जेंडर सामाजिक सोशल संरचना है, ठीक है ना, जैसे पुरुष स्त्री, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, तो ये सामाजिक संरचना है, लेकिन सेक्स एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है, ठीक है, बायोलॉजिकल है। जेंडर स्टेरियोटाइप लिंग रूढ़िबद्धता समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं। देखिए सही बात है, महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, महिलाएं भी गणित में बहुत तेज़ होती हैं, मैंने देखा है, बहुत अच्छी ऐसी लड़कियों को देखा मैंने जो बहुत अच्छी मैथ में बहुत अच्छी होती हैं, ठीक। पुरुष रोते नहीं हैं, ये सब बेकार फालतू की बातें। क्यों नहीं रोते भाई, पुरुष के अंदर दिल नहीं होता क्या, हाँ, क्यों नहीं रोते। अब पुरुष रो देगा, कोई लड़का रो देता है, कोई घर के कोई बड़े भाई पापा कोई रो देते थे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनको रोना नहीं चाहिए भाई, उनके अंदर भी दिल है, वो उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी समझते हैं, उनको भी कुछ चीज़ें चुभती हैं, तो आंसू निकलते हैं। और जिसके अंदर आंसू नहीं निकले वो इंसान नहीं होता है, समझे। जो अगर किसी की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझ ना सके, क्या मतलब है उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है, लिंग पक्षपात। बहुत लिंग पक्षपात होता है, जैसे घरों में अक्सर देखते हैं लड़के लड़कियों पे बहुत ज़्यादा लिंग पक्षपात, लेकिन अब तो खैर कम पड़ रहा है, बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया है। एक शिक्षक को गर्ल या बॉय पे जेंडर प्रायोरिटी, ठीक है, लिंग समता रखनी चाहिए। वह जेंडर नेचुरल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जेंडर नेचुरल लैंग्वेज जैसे कैमरामैन को कैमरा पर्सन करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या देख लेते हैं हम लोग। ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष दिए हैं। कैसे लर्निंग के 3 पक्ष दिए हैं, एक CAP कैप, CAP जैसे कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, और अफेक्टिव यानी संवेगात्मक, और साइकोमोटर यानी गत्यात्मक, ठीक है ना। हेड हर्ट इमोशन, हैंड, और क्या कॉग्निटिव ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कॉग्निटिव यानी हेड, और अफेक्टिव यानी हर्ट और इमोशनल जो अफेक्ट होता है, ठीक है। हर्ट से जैसे हर्ट हो जाता है, दिल और इमोशन ये कहाँ यहाँ ये काम करते हैं। हैंड कॉग्निटिव यहाँ हाथ काम कर, साइकोमोटर जहाँ पर कोई काम करने वाली बात आती है वहाँ साइकोमोटर। तो ब्लूम ने लर्निंग के 3 काम पक्ष दिए हैं, तो इन तीनों पक्षों से आदमी लर्निंग यानी सीखता है, एक अधिगम करता है, जिसे संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक कहते हैं, ठीक है ना। हेड और हर्ट, इमोशन और हैंड, ये सारी चीज़ें क्या काम आती हैं सीखने में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है, देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष में देख लेते हैं 1956 में यानी 1956 में, ठीक है ना, एक 1956 में, और ये 2001 में, ठीक है, बनाई गई। तो इसमें क्या है, पहले नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंसर, फिर अप्लाई करना, फिर एनालिसिस करना उसका, फिर सिंथेसिस करना, फिर इवेलुएट करना, फिर इवेलुएट कर देना। फिर 2001 में जो बनाई गई, पहले रिमेंबर यानी याद करना, फिर समझना, फिर अप्लाई करना, फिर एनालाइज करना, फिर इवेलुएट करना, फिर क्या करना, क्रिएट कर देना। यहाँ पे इवेलुएट से ख़त्म हो गया था, यहाँ पे इवेलुएट के बाद ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ सिंथेसिस था, यहाँ सिंथेसिस नहीं है। सिंथेसिस को देखो यहाँ पे ऊपर डाल दिया गया क्रिएट करना, और इवेलुएट को यहाँ पे नीचे डाल दिया गया, ठीक है। 9 आगे देख लेते हैं हम लोग
थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है? थॉर्नडाइक गिव 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहीं से आप लोगों की क्लास होती है एंड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चेक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज मैथ की क्लास आप लोगों की 3 बजे आ जाएगी। देखो ढंग से अभी नहीं कंप्लीट हो पाई है और बहुत दिक्कत आ गई थी उसमें, तो जैसी हुई क्योंकि मेहनत किया था तो मैंने सोचा लो अपलोड ही कर देते हैं, तो उसको अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल उसमें काफ़ी कुछ है जो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, और सेटअप मैंने बताया ना, उसके लिए आई एम सो सॉरी कि सेटअप मेरा भी ढंग से हो नहीं पाया था, इस वजह से क्लास ढंग से अभी आ नहीं पाई है। लेकिन जैसी है मैंने दे दिया है। बाकी उसमें जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख लीजिएगा। वो सारी चीज़ें मैं बाद में एक बार दूसरी क्लास में फिर करवा दूंगा मैथ की। फिलहाल तो अभी ये इंट्रो क्लास है, तो उसके बाद में और भी क्लासेस आती रहेंगी और CDP की सारी क्लासेस हो जाएंगी। तो अभी थोड़ी क्लासेस और बची हैं, तो बस होने ही वाला है CDP में। मेन देखिए मैं सब करवा रहा हूँ, ये नहीं कि फालतू करवा दूँ। जितना मैं करवा रहा हूँ सॉलिड है, उससे श्योर है कि फंसना ही फंसना है, कहीं भागना नहीं है, बाहर नहीं आना है। इसी से आएगा, श्योर है, कहीं बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, आराम से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। टेलीग्राम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।